जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका फीटर थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन के सीरीज के 5वें क्लास में, जिसमें आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे कर लिया है उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का भाई सूरज आप लोग के साथ फिर से जुड़ चुका है आपके डेली लाइव रूटीन के हिसाब से, और आप लोग के साथ आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग भी फटाफट से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में जो भी लोग जुड़ चुके हैं वो अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए और उन्हें भी इस क्लास में आमंत्रण दे दीजिए कि वो भी क्लास में आकर क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जितनी भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो उनके हेल्प के लिए होने वाली है, तो वो भी इस क्वेश्चन के सीरीज को ज़रूर देखें। तो चलेंगे हम लोग अपने क्लास की ओर, जिसमें कि आपको मालूम है कि हम लोग फीटर ट्रेड थ्योरी के एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का 5वां क्लास है और आप लोग के लिए हम लोग जुड़ चुके हैं। ये आईटीआई के फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है, हम सेकेंड ईयर वाले क्लास को भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास में जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे होंगे वो इस क्लास में इन्वॉल्व होंगे। तो आज का क्लास हम लोग चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से फटाफट से अपने दोस्तों में शेयर करके आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। तो बढ़ते हैं और क्लास की ओर देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखने से पहले जैसा कि आपको पता है कि हमारी परंपरा के अनुसार हम लोग एक मोटिवेशनल स्पीच को देखते हैं कि आप लोग के अंदर की एनर्जी किस तरीके से बिल्डअप हो सके, आप लोग के अंदर जो जोश है उसको ठंडा ना होने दे। इसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रोज़ के रोज़ सीखते हैं। तो इसके लिए आज आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। मतलब कि कोई भी चीज़, कोई भी समय जो है आपको जी लेना है, अगर वो पहले बीत ना जाए। अगर ऐसा ना हो कि आप उसकी दूसरे चीज़ के इंतज़ार में अभी के समय को बर्बाद कर दे, तो उसका आपको बेनिफिट उठाना है, अपने जीवन में उसका लाभ उठाना है। लौट कर यादें आती हैं, वक्त नहीं आता। मतलब कि ऐसा ना हो कि आप लोग क्या करें कि अभी के अनमोल समय जो है आपका, वो आपके हाथों से निकल जाए। तो आप लोग हर समय को अपने बेहतर के लिए लगाइए, अपने बेस्ट को दीजिए, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। ठीक है साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं शुरुआत करूंगा आज के क्लास को, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने निकल कर आ चुका है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको फीड के बारे में समझा दूं कि जब हमारा कोई, ये हमारा मान के चलिए कि ड्रिल है, ड्रिल में क्या है, ये हमारा ड्रिल बिट लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ड्रिल बिट लगा हुआ है और इसके नीचे हमने एक वर्क पीस को लगा दिया। ठीक है, ये हमारा वर्क पीस है और वर्क पीस में ये टच कर चुका है। इसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि ये जो हमारा ड्रिल है इसको हम कहीं ना कहीं अपने जॉब के नीचे लेकर जाते हैं, तभी इसमें क्या होता है कि होल हो पाती है। तो आपका ड्रिल क्या होता है, तो वो रोटेट करते रहता है इस तरीके से। क्या होता है, इस तरीके से रोटेट करते रहता है राउंड में, और इसको हम नीचे करते हैं तो हमारा होल बनता है। तो ये जो हमारा ड्रिल है कि जॉब के अंदर जो नीचे जाता है, तो वो कितने एमएम नीचे जा रही है, वो भी हमारे ड्रिल के एक चक्कर में, कितने में, एक चक्कर में, उसी को बोला जाता है हमें फीड। कि एक चक्कर में हमारा ड्रिल जो है कितने अंदर जा रहा है जॉब के, उसे बोला जाता है फीड, और इसकी इकाई आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन यहाँ दिया गया मीटर प्रति रेवोल्यूशन, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन, मीटर प्रति मिनट, या तो मिलीमीटर प्रति मिनट। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो मैं आपको बता दूं, मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन। मतलब कि एमएम प्रति रेवोल्यूशन जो होता है आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। हमने फीड भी बता दिया कि फीड क्या होता है। इसके अलावा एक चीज़ और आप लोग को जान लेनी चाहिए कि कटिंग स्पीड हमारा जो होता है ड्रिलिंग ऑपरेशन में, कटिंग स्पीड होता है। ठीक है, तो कटिंग स्पीड क्या होती है, तो कटिंग स्पीड हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है ब्रिटिश में, किस में होता है, ब्रिटिश में, और एक होता है मीट्रिक में। तो ब्रिटिश में क्या होता है और मीट्रिक में क्या होता है, हम दोनों आपको समझा देते हैं। ब्रिटिश में होता है पाई डी एन बट्टे 12 फीट प्रति मिनट। क्या होता है, फीट प्रति मिनट होता है। और उसके बाद अगर आपकी बात कर लें एमएम की बात, मतलब कि मीट्रिक में अगर बात करें, तो वो होती है हमारी पाई डी एन बट्टे 1000। क्या होती है, 1000 मीटर प्रति मिनट होती है। क्या होती है, मीटर प्रति मिनट होती है। ओके, इस बात को आपको हमेशा याद रखना है कि कटिंग स्पीड जो होती है वो दो प्रकार की होती है, और आपको ये ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा कि कटिंग स्पीड जो है, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं हम कि मीटर प्रति मिनट में कहीं ना कहीं एक ऑप्शन दिया गया जो कि कटिंग स्पीड का ऑप्शन दिया गया। लेकिन इसका सही आंसर जो होगा, हमने आपको पहले ही बताया कि इसका सही आंसर मिलीमीटर प्रति रेवोल्यूशन होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। मतलब कि वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है आपको।
तो ये आपको कहीं ना कहीं वर्नियर कैलिपर का कहीं ना कहीं पिक्चर दिया गया है और इस पिक्चर में आपको एक्स का जो मार्क किया गया है इसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको वर्नियर कैलिपर के सभी पार्ट्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसको जानते हैं तभी जाके आप इसका सही आंसर कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा ये दोनों हो जाता है। ये होता है हमारा आउटर जा, क्या होता है, आउटर जा होता है, इस बात को याद रखेंगे। और ये दोनों क्या होता है, तो ये दोनों होता है इनर जा, ठीक है। ये अंदरूनी माप को मापने के लिए यूज किया जाता है और ये किसी भी जॉब के बाहरी माप को मापने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लंबाई चौड़ाई। और ये इंटरनल क्या होता है, तो इंटरनल हमारा कोई भी होल है या तो हमारा कोई भी स्लॉट है तो उसके अंदर की माप को नापने के लिए यूज किया जाता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, तो ये हमारा एक बीम है जिस पे क्या होती है, तो एमएम में, मीट्रिक में और ब्रिटिश दोनों में क्या होता है, तो इस पर मार्किंग किए होते हैं। मीट्रिक में होता है एमएम में और ब्रिटिश में क्या होता है, तो इंच में कहीं ना कहीं इस पर मार्किंग की हुई होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप एक भाग और देख रहे हैं जिसका नाम एक्स में आपको दिखाया गया है। इस भाग का नाम है डेप्थ बार। डेप्थ बार की मदद से क्या करते हैं, तो हम किसी भी जॉब की गहराई में माप को लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, जो कि मैं बता देता हूँ आपको। ये दोनों जो हमारा पार्ट है इसे बोला जाता है फिक्स्ड जॉ। क्या बोला जाता है, फिक्स्ड जॉ बोला जाता है, ठीक है। फिक्स्ड जॉ क्या होता है, तो जो कि मूव नहीं करता, ये बीम के साथ कहीं ना कहीं अटैच रहता है। इसके अलावा ये क्या होता है, तो ये हमारा स्लाइडिंग जॉ होता है। ये आउटर का स्लाइडिंग जॉ और ये इनर का स्लाइडिंग जॉ होता है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे होंगे जिसको हम बता दें कि ये हमारा वर्नियर स्केल है। क्या है, ये हमारा वर्नियर स्केल है, जो कि आपको मालूम है कि वर्नियर स्केल कैसे काम करता है। तो वर्नियर स्केल दो स्केल के अंतर पे काम करता है, तो इसीलिए इसमें मेन स्केल और वर्नियर स्केल देखने को मिल रहा होगा। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स थे जो कि आपको जानने चाहिए वर्नियर कैलिपर के बारे में। अब आपसे पूछा क्या गया, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा गया, जो कि हमने आपको बताया कि ये डेप्थ बार है और जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो जिसकी मदद से हम लोग किसी भी जॉब के किसी भी कंपोनेंट की गहराई को मापने का काम करते हैं, या तो कोई भी स्लॉट है तो उसकी गहराई को मापने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, डेप्थ बार जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग को हमने पहले ही बताया था, जब से हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है उसी टाइम से हमने आपको बता दिया है कि सभी क्वेश्चन में आपको पीडीएफ के अकॉर्डिंग पिक्चर नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के सारे डीपली क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको पिक्चर अपने तरफ से ऐड कर देता हूं, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं और आप भी इस क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के साथ साथ जितने भी आपके साथ ऑप्शन है उस सभी क्वेश्चन को भी आप आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पे आपको कम्बिनेशन सेट के बारे में पूछा गया है, तो हम कम्बिनेशन सेट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कम्बिनेशन सेट क्या होता है। तो आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं जिसको हमने लिया है आप लोग को समझाने के लिए। तो सबसे पहले कम्बिनेशन सेट के बारे में जानेंगे कि कम्बिनेशन सेट कैसा होता है, कम्बिनेशन सेट में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशन सेट से जो जुड़ी हुई क्वेश्चन है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप एक स्केल देख रहे हैं जिसको स्टील रूल या तो बीम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टील रूल बोल सकते हैं या तो बीम बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे मेजरिंग के लिए उपयोग किया जाते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है सेंटर हेड। सेंटर हेड का उपयोग कहाँ करते हैं, तो सेंटर हेड का किसी भी जॉब का अगर हमको सेंटर मापना हो, वो भी राउंड जॉब का, क्या करना है, राउंड जॉब का अगर सेंटर मापना हो तो इसके आगे इस तरीके से रखेंगे और क्या करेंगे, तो इस पे हम मार्क करेंगे इस तरीके से। तो हमारा क्या होगा, मार्क कहीं ना कहीं आसानी से सेंटर इसमें पता कर सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा होता है हमारा प्रोटेक्टर हेड। ये क्या है, हमारा प्रोटेक्टर हेड है। प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है, चांदा। चांद की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो चांद की मदद से हम लोग एंगल को मापते हैं। किसकी एंगल को, तो कोई भी कंपोनेंट होता है उसके जो स्लॉट ये टेपर कटे होते हैं तो उसके एंगल को जांचने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। अब प्रोटेक्टर में कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसको भी आपको बता देता हूं मैं। ये जो आपको राउंड में कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन दिख रहे हैं उसे प्रोटेक्टर स्केल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटेक्टर स्केल। मतलब कि प्रोटेक्टर पे जिस प्रकार से आपको एंगल में डिवीजन दिए रहते हैं उसी तरीके से इसमें भी एंगल में डिवीजन दिए होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस अंदर वाले पार्ट को जिस पे ये क्या करता है, मूव करता है, घूमता है, उसे क्या बोला जाता है, एंगल इंडक्टर बोला जाता है, ठीक। और उसके बाद एक इसमें स्प्रिट लेवल भी लगा रहता है। स्प्रिट लेवल का काम क्या होता है, तो वो हमारे समतलता को, मतलब कि जब हम इस प्रोटेक्टर हेड को लगाते हैं तो उसकी समानता को चेक करने में मदद करता है कि हमने प्रोटेक्टर हेड को सही से लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है। इसके अलावा बीच में एक होता है लॉकिंग नट। लॉकिंग नट तो हमारे सभी पार्ट्स में होते हैं, जैसे कि आपको सेंटर हेड में भी देखने को मिलेगा और ये इस पार्ट में, मतलब कि इसे जो स्क्वायर हेड बोला जाता है, इस पार्ट में भी देखने को मिलेगा, ताकि हम इसको बीम पर कहीं ना कहीं आसानी से सेट कर सकें।
लॉक नट की सहायता से, ठीक है। और तीसरा पार्ट जो होता है हमारा, तीसरे पार्ट को देख लेंगे। ये हमारा क्या है, स्क्वायर हेड है। और स्क्वायर हेड में क्या होता है, तो स्क्वायर हेड में हमारा स्पिरिट लेवल भी लगा रहता है, जिससे कि हम इसकी 90 डिग्री को सही से सेट कर सकें। एक लॉक नट होता है जो कि हमने बताया। और स्क्वायर हेड में क्या होता है, तो दो प्रकार के एंगल पाए जाते हैं। क्या होता है, तो स्क्वायर हेड में दो प्रकार के एंगल पाए जाते हैं। इसके बारे में भी जान लीजिए कि ये पार्ट जो होता है हमारा 90 डिग्री पे होता है, और ये दूसरा पार्ट क्या होता है, तो ये 45 डिग्री पे कहीं ना कहीं बना होता है, ठीक है। तो इसकी मदद से हम लोग दो प्रकार के एंगल को चेक कर सकते हैं। और प्रोटेक्टर हेड की मदद से क्या करेंगे, तो हम किसी भी एंगल को चेक कर सकते हैं आसानी से। और सेंटर हेड से हम क्या करेंगे, तो सेंटर हेड से 90 डिग्री के एंगल को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये एंगल को मापने के लिए हमारा कॉम्बिनेशन सेट होता है, जिसमें कि हमने आपको बताया कि तीन अलग अलग पार्ट्स होते हैं, चार अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक बीम होता है, एक प्रोटेक्टर हेड होता है, एक सेंटर हेड होता है और एक स्क्वायर हेड होता है। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन इसमें बन जाता है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस पार्ट में आपको स्क्राइबर देखने को मिलता है। तो वो स्क्राइबर आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर हेड में देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। छोटा सा एक पार्ट दिया गया है जिसमें कि स्क्राइबर रहता है, जो कि हमारे मार्किंग के लिए कहीं ना कहीं उपयोग किया जाता है। क्योंकि अगर हम कॉम्बिनेशन सेट का उपयोग करते हैं और बड़े स्क्राइबर को रखते हैं, तो ये हमारा होता है एंगल में मेजरमेंट करता है, तो ये थोड़ी हमको दिक्कत दे सकती है कि हम बड़े स्क्राइबर से उपयोग करें। तो इसमें एक छोटा सा स्क्राइबर दिया रहता है, जिसकी मदद से हम लोग मार्किंग को आसानी से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना कि किस पार्ट में आपको स्क्राइबर देखने को मिलता है। तो स्क्वायर हेड में स्क्राइबर देखने को मिलता है। स्क्वायर हेड में दो प्रकार के एंगल होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। एक 90 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और प्रोटेक्टर हेड एक एंगल की शुद्धता में कहीं ना कहीं मेजरमेंट कर सकता है। जैसे चांदा जो होता है हमारा, प्रोटेक्टर जो होता है वो एक डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के मेजरिंग को ले सकता है। उसी प्रकार हमारा प्रोटेक्टर हेड भी 1 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के मेजरमेंट को नाप सकता है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अब क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता मतलब कि एक्यूरेसी क्या होती है। तो अभी हमने बताया कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, तो 1 डिग्री में ये हमारा सबसे सूक्ष्मतम माप ले सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग इसमें टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री की परिशुद्धता में हमारा ये माप ले सकता है। आपको पार्ट्स के बारे में भी मैंने समझा दिया। आप लोग इसे नोट्स में अपने कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और अपने नोट्स में इसको लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ ट्राई स्क्वायर। अब ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता के बारे में आपसे पूछा गया। तो पहले आपको ट्राई स्क्वायर के बारे में मालूम होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर क्या होता है। तो ट्राई स्क्वायर के बारे में जान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक ट्राई स्क्वायर है। ट्राई स्क्वायर में दो पार्ट्स होते हैं, दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स को बोला जाता है स्टॉक और दूसरे पार्ट्स को क्या बोला जाता है, तो दूसरे पार्ट्स को बोला जाता है ब्लेड। ये आप ब्लेड देख सकते हैं। और दोनों के बीच में क्या होता है, तो 90 डिग्री पे इन दोनों को कहीं ना कहीं एक्यूरेसी के साथ जोड़ा जाता है। इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जॉब की समतलता को चेक कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है कि जॉब के राइट एंगल को चेक कर सकते हैं। जॉब पे 90 डिग्री में मार्किंग कर सकते हैं। तो ये ट्राई स्क्वायर का कहीं ना कहीं उपयोग है। और इसका जो साइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं, इसी की मदद से हम लोग मार्किंग करते हैं 90 डिग्री में। इसके अलावा एक और पॉइंट देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे छोटा सा, जो कि एक स्लॉट कटा हुआ है, जिसे हम बर स्लॉट कहते हैं। और इस बर स्लॉट का क्या काम होता है कि जब हम कोई जॉब पे क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं, तो साइड में जो थोड़ी बर्स बच जाती है, तो इस बर्स को एडजस्ट करने के लिए हम लोग इस गैप को देते हैं, ताकि जब हम 90 डिग्री को चेक करें तो आसानी से चेक कर सके, ये बार हमको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो ये हमारे ट्राई स्क्वायर के बारे में था। इसके बाद हम आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता दें कि पूछा गया कि ट्राई स्क्वायर की जो एक्यूरेसी होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी जो होती है फिक्स नहीं होती है। ये क्या होता है, तो प्रति 10 mm में क्या किया गया है, तो प्रति 10 mm में, मतलब कि यहाँ से अगर हम मापना स्टार्ट किए और यहाँ तक अगर हमारा 10 mm हो जाता है लेंथ, तो इतनी दूर की एक्यूरेसी क्या होती है, तो 0.002 mm होती है, ठीक है। अब फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक, तो फिर ये 0.002 होगी। और इसको यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये 0.004 mm हो जाएगी। तो इस तरीके से मतलब क्या होता है कि प्रति 10 mm में इसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.002 mm एक्यूरेसी होती है। तो आपको याद रखना कि ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या होती है, तो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है 0.002 प्रति 10 mm लेंथ में, ठीक। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा 0.02 पर 10 mm लेंथ, 0.04 पर 10 mm लेंथ, 0.02 पर 10 mm पर लेंथ, और उसका 0.01 mm पर 10 मीटर लेंथ। तो आपको मैंने बताया कि 0.002 होता है, तो आपको इसको ढूंढना है और इसको आंसर करना है, ठीक है। तो इसको आंसर कैसे करेंगे आप, तो ये हमारा सी में आंसर देखने को मिल रहा है कि 0.002 mm पर 10 मीटर लेंथ, ठीक है, mm लेंथ।
अब यहाँ पे 0.02 है तो इसमें एक जीरो की कमी है, इसमें डबल बताया गया, तो जो कि हमने आपको समझाया कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से ये बढ़ते जाती है। ऐसा नहीं कि 0.04 होती है, ठीक है, और 0.1 तो होती नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है विच पंच इज यूज्ड फॉर विटनेस मार्क, मतलब निशान को दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। अब निशान को दिखाना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, किस पंच का उपयोग करेंगे, तो वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन के बाद हम आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जितने भी पंच के बारे में बताएंगे सारे पंच के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बताया गया डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है, तो डॉट पंच आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पंच दिखाया गया है जिसे हम पंच के नाम से यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। लेकिन पंच क्या होता है, तो पंच ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसे हम PDC के नाम से याद रखते हैं। किससे याद रखते हैं, PD से। P से होता है प्रिक पंच, जिसकी एंगल क्या होती है, तो 30 डिग्री होती है। उसका D जो होता है डॉट पंच। डॉट पंच की एंगल कितनी होती है, तो 60 डिग्री होती है। और तीसरा होता है सेंटर पंच। सेंटर पंच की एंगल कितनी होती है, तो 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पंच होते हैं जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो मार्किंग के लिए करते हैं। लेकिन तीनों अलग अलग होने का क्या कारण है, तो इसके बारे में समझिए कि प्रिक पंच का जो काम होता है कि जब हम कोई क्या करते हैं, कैलिपर या डिवाइडर का उपयोग करते हैं, और ये हमारा क्या है, जॉब है। इस पे हमको क्या करना है, तो बीच में सेंटर के हिसाब से यहाँ पे एक वृत्त खींचनी है, जॉब पे वृत्त खींचनी है। तब क्या करेंगे, तो इस पे हमको बीच में सेंटर में कहीं ना कहीं पॉइंट को रखना है डिवाइडर के या तो कैलिपर के, तब जाके हम इसके ऊपर वृत्त खींच सकते हैं। लेकिन हमारा डिवाइडर क्या होगा, तो डिवाइडर का पॉइंट स्लिप करेगा, जिसकी वजह से हमको क्या होगी, तकलीफ होगी। तो इसीलिए हम वहाँ पे प्रिक पंच का उपयोग करते हैं, जो कि 30 डिग्री होता है और वो थोड़ा पतला होता है। तो वहाँ हम लोग थोड़ी सी मार्क कर लेते हैं, जिससे कि हमारा डिवाइडर या तो कैलिपर का पॉइंट इसमें जाके फंस सके और हम उस पर आसानी से वृत्त का मार्क कर सके, ठीक है। तो प्रिक पंच का उपयोग हम लोग कहीं भी वृत्त या चाप में डिवाइडर को पकड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब डॉट पंच क्या होता है, तो डॉट पंच का काम होता है विटनेस मार्क के लिए। विटनेस मार्क मतलब कि किसी भी निशान को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, जैसे कि हमने ये जॉब है और जॉब में हमको क्या करना है, तो इस तरीके से हमको कहीं ना कहीं कटिंग करनी है। और इस पर अगर हमने सिर्फ कैलिपर से मार्क कर लिया, तो हम अगर इस पर वर्क करेंगे तो हमको वर्क करने के समय क्या होता है कि हमको इसको ठंडा करने के लिए इस पर कुछ ना कुछ कूलेंट डालना होता है। और कूलेंट डालेंगे तो ये क्या होगा, मिट जाएगा आसानी से, और मिट जाएगा तो हम फिर से मार्किंग करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो डॉट पंच की सहायता से इस मार्क को क्या करते हैं, 2 से 3 mm के गैप में कहीं ना कहीं इस पर निशान लगा लेते हैं, जिससे कि अगर हम इस पर कूलेंट डालें भी तो ये पॉइंट जो होता है नहीं मिटता है, तो हम आसानी से वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो डॉट पंच का काम क्या है, तो ये मार्क को विजिबल बनाने के लिए विटनेस का काम करता है, इसीलिए इसे विटनेस मार्क भी बोलते हैं। उसका सेंटर पंच का काम क्या है, तो सेंटर पंच का काम है कि अगर हमको किसी कंपोनेंट पे क्या करना है, कंपोनेंट पे हमको यहाँ जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कंपोनेंट है और इसमें एक ड्रिल होल करना, ठीक है, होल करना है। तो होल करने के लिए हमको सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो इसके सेंटर के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर हमको सेंटर के बारे में मालूम होगा तो हम आसानी से अपने ड्रिल को उस सेंटर पे ले जाके आसानी से होल कर सकते हैं। अगर सेंटर के बारे में नहीं मालूम होगा, अगर हम इस पर ड्रिल डायरेक्ट लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, हमारा ड्रिल स्लिप करेगा और हमारे होल को थोड़ा तिरछा भी बना सकता है। तो इसीलिए हम लोग सेंटर पंच का उपयोग करते हैं, जिसकी एंगल क्या होती है, तो 90 डिग्री होती है, और इसकी मदद से हम लोग ड्रिल को सही से एडजस्ट यूज कर पाते हैं। तो ये हमारे पंच के बारे में था, जो कि 3 प्रकार के पंच पाए जाते हैं, जिसे हमने PDC के बारे में बताया कि P से प्रिक पंच, D से डॉट पंच और C से सेंटर पंच। तीनों का एंगल भी बता दिया, P का 30 डिग्री, D का होता है 60 डिग्री और C का होता है 90 डिग्री। तो PDC का आप लोग मान याद रखेंगे हमेशा, और कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है ये भी हमने आपको बता दिया। उसके बाद आपको बताया गया पिन पंच। पिन पंच क्या होता है, तो पिन पंच का पिक्चर आप लोग यहाँ देख सकते हैं। पिन पंच का काम होता है कि कहीं कहीं पे हमको क्या होता है कि बहुत पतले जगह पे कहीं ना कहीं पंचिंग की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान के चलिए कि ये हमारा कोई शीट मेटल का वर्क है और शीट मेटल के वर्क को थोड़ा सा इसको टिल्ड करना है, मोड़ना है, तो ऐसे जगह पे हम लोग पंच, ऐसे पंच का उपयोग करेंगे, प्रिक पंच या तो डॉट पंच या तो अनदर पंच का। तो क्या होगा, ये ज़्यादा मोड़ देगा या तो कम मोड़ेगा। तो ऐसे जगह पे हम लोग पिन पंच का उपयोग करते हैं, जिसका फेस जो आप देखेंगे तो फेस थोड़ा चपटा होता है और पीछे बॉडी पे इसका क्या होता है, तो नर्लिंग किया होता है। तो इस चपटे फेस से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसके साइड को आसानी से टिल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो शीट मेटल वर्क में हम लोग पिन पंच का उपयोग कहीं ना कहीं करते हैं, ठीक है। और इसकी डाया कितनी होती है, तो वो डाया होती है 3 से 12 mm के बीच में होती है, ठीक है, 3 से 12 mm के बीच में होती है। और इसके अलावा इसका एक और उपयोग होता है, कभी कभी क्या होता है, तो किसी भी जॉब में हमारा कोई दूसरा डॉबल जो टूट जाता है, तब उसको निकालने के लिए भी हम लोग पिन पंच का उपयोग करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इस पंच का उपयोग करेंगे, डॉट पंच का या तो प्रिक पंच का, तो हमारा फेस खराब होने का डर रहेगा और वो सही से निकल नहीं पाएगा। तो हम लोग पिन पंच के फेस से क्या करते हैं, तो डॉबल को निकालने में
सहायता लेते हैं। तो ये हमारे पिन पंच का उपयोग था। पिन पंच के बारे में हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद आपको अगला ऑप्शन जो दिया गया बेल पंच। बेल पंच क्या होता है? तो बेल पंच होता है, जैसे कि आपने घंटी देखा होगा, घंटी क्या होता है? इस प्रकार का होता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है? तो एक बजाने के लिए आपको लटकी हुई होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा बेल पंच होता है कि जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा आउटर परिधि है और इसके बीच में क्या है? तो एक हमारा क्या है? घंटी की तरह लगा हुआ है, जिसको क्या करते हैं? तो हम लोग किसी भी जॉब जो है हमारा, तो जॉब के परिधि पे इस प्रकार सेट करते हैं और उसका सेंटर में जो होता है वो पंच आ जाता है। और इसको हम अगर क्या करते हैं? प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो हमारा बीच में कहीं ना कहीं मार्क हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको बेल पंच कहते हैं। बेल पंच मतलब कि घंटी वाला पंच कहते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा हम आपको नॉलेज दे दें ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। इसके इस पार्ट को क्या कहा जाता है? नरलेट बॉडी बोला जाता है, जिसको हम लोग पकड़ के वर्क करते हैं। ऊपर का भाग होता है हेड कहलाता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? हैमरिंग करते हैं और इसकी वजह से हमारा क्या होता है? तो यहाँ पे मार्क हो पाता है सेंटर में। उसके बाद बेल कैप होता है। बेल कैप मतलब कि जो बेल के बीच में सेफ करके रखता है उसे बेल कैप बोलते हैं। उसके बाद इसको स्प्रिंग बोलते हैं, जो कि ये हमारे जॉब के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो ये फैलता है और सिकुड़ता है। और ये हमारा बीच का पार्ट क्या है? तो बीच का पार्ट हमारा पंच है। तो आप लोग यहाँ पे निशान के माध्यम से समझ सकते हैं। हम आपको पिक्चर साफ कर देते हैं, तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया आपको सेंटर पंच। सेंटर पंच क्या होता है? तो सेंटर पंच के बारे में हमने अभी बताया कि सेंटर पंच की एंगल जो होती है 90 डिग्री होती है। और इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो ड्रिलिंग करने के लिए, जब हम जॉब पे हम क्या करते हैं? तो बीच में अपना एक सेंटर कर लेते हैं ताकि हमारा ड्रिल जो है स्लिप ना करे और आसानी से हम लोग ड्रिलिंग कर सकें, ठीक है। तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे। और इसका क्वेश्चन जो पूछा गया था उस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं कि निशान दिखाने के लिए, विटनेस मार्क के लिए हम लोग किस पंच का उपयोग करते हैं। तो अभी हमने बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा डॉट पंच इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कैलिपर हैविंग वन लेग विद द एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट एंड अनदर लेग इज बेंड। मतलब कि उस कैलिपर का नाम बताए जिसकी एक टांग क्या होती है? एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होती है और दूसरा टांग क्या होता है? तो मुड़ा हुआ होता है। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पहला बताया गया आपको जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर क्या होता है? तो जेनी कैलिपर आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाया गया है। जेनी कैलिपर में क्या होता है? तो जेनी कैलिपर में एक लेग जो होता है वो क्या होता है? तो स्क्राइबर को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक नट देख रहे हैं जिसे एडजस्टेबल नट बोला जाता है। इस नट के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे? तो कैलिपर को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे इसकी वजह से इसे एडजस्टेबल बोला गया है, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट बोला गया है। और ये हमारा क्या है? तो एक लेग मुड़ा हुआ है और एक लेग जो है हमारा सीधा है, इसीलिए इसे जेनी कैलिपर या तो ऑड लेग कैलिपर भी बोला जाता है। ऑड लेग कैलिपर या तो हर्मोफोर्डाइड कैलिपर भी बोला जाता है। तो इसके अलग अलग नाम है, हर्मोफोर्डाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर या तो ऑड लेग कैलिपर। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो क्या है? इनसाइड कैलिपर। अब इनसाइड कैलिपर क्या होता है? तो इनसाइड कैलिपर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इसके लेग जो होती है वो बाहर की ओर निकली होती है और ये किसी भी कंपोनेंट के अंदर के माप को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका नाप लेने के लिए? तो अंदर के माप को लेने के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसके लेग जो होते हैं बाहर की ओर मुड़े होते हैं। इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें एक पिविट भी लगी हुई है। और ये हमारा क्या है? तो एडजस्टेबल करने के लिए कुछ अलग से पार्ट्स लगाए गए जिसको वॉल बोलते हैं। ये हमारा क्या है? तो एडजस्टेबल नट है और ये हमारा क्या है? तो स्प्रिंग का वर्क करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग को अगला जो ऑप्शन दिया गया वो दिया गया आउटसाइड कैलिपर। आउटसाइड कैलिपर कैसा होता है? तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है। इसमें क्या है? एक पिविट लगाया गया, रिविट लगाया गया, जिसकी मदद से क्या किया गया? तो कैलिपर के दोनों लेग को जोड़ा गया। और आउटसाइड कैलिपर में क्या होता है? तो दोनों लेग अंदर की ओर मुड़ी होती है और इसका काम क्या होता है? तो किसी भी जॉब के बाहरी माप को नापने के लिए ये उपयोग किया जाता है। इस तरीके से हमारा उपयोग किया जाता है, ठीक। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चौथा ऑप्शन है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है? तो आपका कैलिपर दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है फर्म जॉइंट कैलिपर और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर क्या होता है? तो फर्म जॉइंट कैलिपर में आप देख सकते हैं इस कैलिपर को क्या किया गया है? एक रिवीट के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसे हम लोग फर्म जॉइंट कैलिपर कहते हैं। फर्म जॉइंट कैलिपर में दिक्कत क्या होती है? तो अगर हम किसी जॉब पे माप भरते हैं और माप भरने के बाद क्या करते हैं? तो उस माप को भरने के बाद दोबारा अगर माप करते हैं तो एग्जैक्ट वही वैल्यू हम नहीं माप पाते, क्योंकि हम उस पर प्रेशर एग्जैक्ट नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं नाप पाते। लेकिन स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की एक खासियत क्या है कि स्प्रिंग जॉइंट में हम एडजस्टेबल नट जो होता है हमारा, ये हमने जो बताया एडजस्टेबल नट, इसके माध्यम से क्या करते हैं? तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इस पर प्रेशर एडजस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि हम एडजस्ट को माप बार बार ले सकते हैं। तो ये हमारा एडजस्टेबल स्प्रिंग नट होता है, ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है। तो दो प्रकार के कैलिपर होते हैं,
तो आपको क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि उस कैलिपर का नाम बताएं जिसकी एक टांग क्या हो, एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट हो और दूसरा पॉइंट मुड़ा हुआ हो। तो हमने बताया कि जेनी कैलिपर एक ऐसा कैलिपर है जिसका क्या होता है कि एक लेग होता है एडजस्टेबल होता है और दूसरा लेग क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है। इसका दूसरा नाम ओडले कैलिपर या तो फिर जाके आपका हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या तो लेग एंड पॉइंट कैलिपर भी कहा जाता है। तो इसके 3-4 नाम होते हैं। उसके बाद इसकी लेग की रेडियस जो होती है, ये जो रेडियस आप देख रहे हैं, इस रेडियस का एंगल भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो ये 6 से 12 होता है। कितना होता है? 6 से 12 डिग्री के रेडियस में कहीं ना कहीं मुड़ा हुआ होता है। हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या तो जेनी कैलिपर जो होता है एक इनसाइड की ओर होता है और दूसरा एक होता है जो कि हमारा क्या होता है, तो इसी तरीके का होता है, लेकिन इसका लेग क्या होता है, तो बाहर की ओर मुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है? बाहर की ओर इस तरीके से मुड़ा होता है। तो बाहर की ओर जो मुड़ा होता है उसको क्या बोला जाता है? हील टाइप जेनी कैलिपर। क्या बोला जाता है? हील टाइप जेनी कैलिपर। इस बात को भी आप याद रखेंगे। अंदर वाला मुड़ा रहेगा तो उसे जेनी कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या तो ओडलेग कैलिपर बोलेंगे, और बाहर की ओर मुड़ा रहेगा तो हील टाइप जेनी कैलिपर उसे बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका कि उस कैलिपर का नाम बताना था जिसका एक एडजस्टेबल पॉइंट होगा और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होगा। तो आपका जेनी कैलिपर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स सरफेस गेज? सतह गेज में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना आपको। तो ये आपको सरफेस गेज दिया गया है जो कि आपको फिक्स टाइप सरफेस गेज है, क्योंकि हमने आपको इससे पहले जो बताया था सरफेस गेज के बारे में तो वो एडजस्टेबल सरफेस गेज के बारे में बताया था, और उसके पार्ट्स को भी मैंने समझाया था जिसमें क्या होता था, स्नग लगे रहते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू लगे रहते हैं, उसके बाद आप लोग बीम देखते हैं, एडजस्टेबल बेस होता है। तो हम लोग सारी बातों को आपको कहीं ना कहीं समझाए थे। अब आपको ये फिक्स टाइप का सरफेस गेज दिया गया है तो इसके बारे में सबसे पहले आपको समझा दें ताकि आपको सारी बातें समझ में रहें। ये पार्ट जो हमारा है इसे बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है, जिसपे कि हमारा कोई भी चीज़ टिका रहता है उसे बेस बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा क्या है, तो इसे हम लोग बीम बोलते हैं या तो पिलर भी बोल सकते हैं। उसके अलावा इसमें जहाँ पे हमारा स्क्राइबर को कहीं ना कहीं सेट किया गया है, जिस भाग का नाम हमसे पूछा गया, इसे हम लोग स्नग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्नग बोलते हैं। और उसके बाद एक और हमारा पार्ट है जो कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, स्क्राइबर है। ये स्ट्रेट स्क्राइबर। हमने आपको स्क्राइबर के बारे में बताया था कि स्क्राइबर 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट स्क्राइबर एंड ऑफसेट स्क्राइबर। तो 2 प्रकार के स्क्राइबर होते हैं। एक स्क्राइबर वेंट स्क्राइबर भी कहलाता है। तो ये स्क्राइबर का जब हम क्लास लेते हैं तो आपको क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो आप वहाँ से भी स्क्राइबर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आपको मैंने ये कहीं ना कहीं सरफेस गेज के बारे में बता दिया कि सरफेस गेज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि आपको यहाँ दिखा दे, ये हमारा नट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, स्क्राइबर को टाइट या ढीला करते हैं। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि इसका नाम जो होता है वो 2-3 प्रकार के नाम होते हैं। जैसे कि इसे सरफेस गेज भी बोला जाता है या तो मार्किंग ब्लॉक भी बोला जाता है। मार्किंग ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि एंगल प्लेट की सहायता से क्या करते हैं, तो एंगल प्लेट की सहायता से हम इसमें जॉब को यहाँ टिका देते हैं और इस पर क्या करते हैं, तो मार्किंग करने में भी इसका उपयोग कर लेते हैं, इसलिए मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। इसमें स्क्राइबर का उपयोग किया जाता है इसलिए इसे स्क्राइबर ब्लॉक भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम होते हैं। अब ऑप्शन क्या दिया गया आपको कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना था। एक्स के रूप में चिन्हित भाग को हमने क्या बताया कि जिसमें हम स्क्राइबर को होल्ड करते पकड़ते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है आपको स्नग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्नग बोला जाता है। उसके बाद नट क्या होता है, तो नट यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। उसके बाद स्पिंडल बोला गया, तो स्पिंडल हमने आपको बताया कि इसे बीम या तो स्पिंडल भी बोला जाता है। उसके बाद स्क्राइबर, तो ये आपका स्ट्रेट टाइप का स्क्राइबर दिखाया गया। तो ये चारों ऑप्शन थे। चारों ऑप्शन को मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्केट एज एक्स कॉम्बिनेशन सेट? तो अभी हमने कॉम्बिनेशन सेट के बारे में आपको बताया कि कॉम्बिनेशन सेट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो हम पार्ट्स के बारे में आपको एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपको नाम बताना है। तो कॉम्बिनेशन सेट में कहीं ना कहीं आपको एक ही पार्ट दिया गया, जबकि हम यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स के जितने भी कॉम्बिनेशन सेट के मेन पार्ट्स होते हैं सभी को दिखाया दिया है। ये हमारा सेंटर हेड होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी राउंड जॉब का सेंटर पता करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और इसका एंगल कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक होता है हमारा प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड में क्या होता है, तो प्रोटेक्टर हेड की मदद से हम लोग किसी भी जॉब के रेडियस को या तो एंगल को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये जो बाहरी भाग है जिसपे माप दिए गए उसे प्रोटेक्टर स्केल बोला जाता है। उसके बाद ये जो अंदर वाला भाग है जिसपे हमारा क्या करता है, ये प्रोटेक्टर मूव करता है तो उसे एंगल इंडिकेटर कहते हैं। उसके बाद एक स्पीड लेवल होता है जिससे हम इसके लेवल को भी चेक कर सकते हैं। तीसरा पार्ट क्या होता है, तो तीसरा पार्ट होता है स्क्वायर हेड, जिसमें कि एक एंगल 45 डिग्री में होता है और दूसरा क्या होता है 90 डिग्री में होता है। बीच में लॉक नट लगे रहते हैं सभी पार्ट्स में, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसे ब्लेड में या तो स्टील रूल में सेट करते हैं। और ये हमारा स्पीड लेवल है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो अपने लेवल को चेक करते हैं।
चौथा पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था कि ये बीम है, या तो हम इसे स्टील रूल भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैंने बताया था कि किस पार्ट में आपका स्क्राइबर होता है, तो वो आपके स्क्वायर हेड में कहीं ना कहीं स्क्राइबर लगा होता है। अब आपसे पूछा क्या गया, तो आपसे पूछा गया कि आपको ये जो दिखाया गया है इसका एक्स भाग का रूप में जो उसका क्या नाम है। तो मैंने सभी पार्ट्स के बारे में बता दिया और आपको आसानी से इसका आंसर भी मिल गया होगा, क्योंकि मैंने आपको सभी क्वेश्चन का सभी डिटेल में जो बताता हूँ, इससे आपको यही बेनिफिट होता है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ऑप्शन कहीं ना कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके दिमाग में आंसर आ जाता है। तो आपको आंसर आ चुका होगा कि इस पार्ट्स को क्या बोलेंगे। तो ये पार्ट आपको कहीं ना कहीं यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। तो यही पार्ट आपका यहाँ भी है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इस पार्ट को बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। सेंटर हेड किसे बोलते हैं, तो आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सेंटर हेड जो बोलते हैं, तो ये हमारा सेंटर हेड है। उसके बाद स्क्वायर हेड क्या होता है, तो स्क्वायर हेड यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया उसको देख लेते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ डेटम इज फॉलोड, किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया, मतलब कि मार्किंग करने के लिए किस प्रकार के डेटम का उपयोग किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं डिटेल करके कि अगर आपको मार्किंग करनी है तो मार्किंग के आपको प्रोसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मार्किंग को करने के लिए आपको मार्किंग के प्रोसेस जानने में बहुत ही फ़ायदे होंगे कि किस जॉब को आप किस तरीके से मार्किंग करें तो आपको फ़ायदे हों। तो मार्किंग के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि मार्किंग कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को आपको जान लेना चाहिए। तो मार्किंग कहीं ना कहीं आपका 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका डेटम लाइन। क्या होता है, डेटम लाइन की मदद से। अब डेटम लाइन क्या होता है, तो डेटम लाइन में होता है कि हमको इसमें कम से कम 2 सतह जो होती है, मतलब कि अगर आपका ये जॉब है तो इस जॉब का कम से कम 2 सतह क्या होना चाहिए, तो 2 सतह आपको क्लियरली 90 डिग्री में कहीं ना कहीं मशीनिंग किया हुआ होना चाहिए, या तो फाइलिंग किया हुआ होना चाहिए। अगर आप फीटर में है तो आपका फाइलिंग जो हो तो 2 सरफेस कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से फिनिश हो, तभी जाके हम उसको 90 डिग्री बेस मानेंगे और उसके बाद बाकी की सतहों पे कहीं ना कहीं आसानी से इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है डेटम लाइन, जो कि मतलब एक सतह को कहीं ना कहीं लाइन मान के इसको 0 मान के और दूसरे लाइन को हम लोग 90 मान के, जिस पे हम एंगल प्लेट की सहायता से इस जॉब को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और तब जाके आगे के पार्ट्स पे क्या करेंगे, मार्किंग कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा 2 फेस कम से कम क्या होना चाहिए, तो 90 डिग्री में फिनिश होना चाहिए। तो ये हमारा डेटम लाइन के बारे में था। डेटम लाइन के बारे में दूसरा जो हमारा समझने हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के माध्यम से क्या होता है, तो कोई भी कंपोनेंट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे कंपोनेंट देख सकते हैं कि कोई भी कंपोनेंट में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले उसके सेंटर को पता करना है और सेंटर को पता करने के बाद क्या होगा, तो उसके बीच से अगर आप मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं तो आसानी से आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका एक स्क्वायर ब्लॉक है और स्क्वायर ब्लॉक में क्या करें, आप इस तरीके से सेंटर ले लिए और इस तरीके से सेंटर ले लिए। इस सेंटर के हिसाब से अगर आपको 10 सेंटीमीटर पर मार्क करना है तो इधर 10 सेंटीमीटर माप लीजिएगा, इधर भी 10 सेंटीमीटर माप लीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये फालतू के मटेरियल आपको काटने ही है और इधर के भी काटने ही हैं। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये फालतू का मटेरियल और ये फालतू का मटेरियल, मतलब कि ये आपका 20 mm का कहीं ना कहीं बेस्ट मार्किंग होने वाला है। तो सेंटर लाइन मेथड में आपको सेंटर मालूम करके ही जॉब का मार्किंग करना होता है। ठीक है, उसका तीसरा हमने आपको बताया वो होता है आपका टेम्पलेट विधि। क्या होता है, टेम्पलेट विधि। टेम्पलेट विधि में क्या होता है कि अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन मतलब कि ये आपका कहीं ना कहीं कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट में इस प्रकार के आपको मार्किंग एक नहीं 100 जॉब पे करना है। तो 100 जॉब पे करने के लिए आप क्या करेंगे, बार बार इस मार्क को हाइट गेज में या तो अपने ट्राई स्क्वायर में या तो किसी अनदर इक्विपमेंट की सहायता से नापेंगे और फिर उस पर मार्क करेंगे। तो इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक आप डेटम तैयार कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और इस डेटम को क्या करेंगे, तो आप अपने जॉब पर ले जाएंगे और डायरेक्ट इस पर क्या करेंगे, स्क्राइबर की सहायता से डेटम में कहीं ना कहीं टेम्पलेट की मदद से आराम से इस पर मार्किंग करते रहेंगे, तो जिससे कि आपका समय का क्या होगा, बचत होगा। तो ये हमारा टेम्पलेट विधि हो गया। तो 3 प्रकार की मार्किंग प्रोसेस को हमने समझाया कि एक होता है डेटम विधि, जिसमें क्या होता है कम से कम 2 सरफेस हमको फिनिश चाहिए। उसके बाद आपका सेंटर विधि, सेंटर में क्या होगा कि सबसे पहले आप सेंटर को पता कीजिएगा, उसके बाद आप मार्किंग कीजिएगा। उसके बाद एक होता है टेम्पलेट विधि, जो कि मास प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं इसका उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें 2 प्रकार के फेस जो है ये आपका कहीं ना कहीं फिनिश सरफेस है और फिनिश सरफेस पे कहीं ना कहीं इस तरह से मार्किंग किए गए। तो इसका उपयोग हम अब आसानी से आप कह सकते हैं कि ये एज डेटम की मदद इसका मार्किंग किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो आपका सही आंसर हो जाएगा, एज डेटम इज द राइट आंसर। एज डेटम की मदद से इसमें कहीं ना कहीं किया गया। अब पॉइंट डेटम के बारे में हमने आपको बता दिया कि पॉइंट डेटम क्या होता है। तो पॉइंट डेटम में होता है कि आपको पहले सेंटर पता करनी है, उसके बाद करना है। सेंटर लाइन डेटम भी वही होता है। रेफरेंस लाइन डेटम, रेफरेंस लाइन डेटम में क्या होता है, तो रेफरेंस लाइन डेटम में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है कि
आपको ये जॉब है और जॉब पे पहले आप एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको रेफरेंस मान के फिर जाके दूसरा लाइन जो भी आपको मार्किंग करना है वो करेंगे। तो रेफरेंस अगर मानते हैं तो अगर नीचे का सरफेस अगर गड़बड़ है तो आपका ये रेफरेंस लाइन भी गड़बड़ हो सकता है और इसके मदद से अगर आप मार्किंग करते हैं तो आपका मार्किंग भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको रेफरेंस लाइन की मदद से ज़्यादातर मार्किंग नहीं करनी है, आपको कहीं ना कहीं एज डेटम के माध्यम से ज़्यादातर मार्किंग करनी है, जिसमें एक सतह और दूसरी सतह 90 डिग्री पे फिनिश होनी चाहिए, तब जाके आप मार्किंग करेंगे तो आपका बेहतर मार्किंग होने वाला है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कहीं ना कहीं 74 था, जिसको हमने क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ पैरेलल ब्लॉक, इस समांतर ब्लॉक के क्या नाम है। तो ये आपको कहीं ना कहीं पिक्चर आपको आपके निमी के PDF में दिया गया है और ये पिक्चर हमने आपको समझाने के लिए लिया है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को समझेंगे। समांतर ब्लॉक का नाम पूछा गया, तो समांतर ब्लॉक में सबसे पहले आपको ऑप्शन को पढ़ के दिखाते हैं, फिर जाके आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सॉलिड पैरेलल ब्लॉक, सॉलिड पैरेलल ब्लॉक क्या होता है, तो सॉलिड पैरेलल ब्लॉक आप यहाँ देख सकते हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है, समानांतर। समानांतर का क्या मतलब कि एक जो पैरेलल ब्लॉक होता है उसी के साइज का, उसी के हाइट का क्या होता है दूसरा पैरेलल ब्लॉक भी होता है। पैरेलल ब्लॉक का काम क्या होता है कि अगर हम मान के चले कि किसी भी जॉब पे, ये हमारा जॉब है और इस जॉब पे हमको ड्रिलिंग करनी है और हम ड्रिलिंग करने के लिए इसको क्या करेंगे तो मशीन वाइस में बांधेंगे। तो मशीन वाइस में अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल ब्लॉक लगा दिए तो दूसरी पैरेलल ब्लॉक हमको उसी साइज का यहाँ लगाना होगा ताकि हमारा जॉब क्या हो, टेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा नहीं होगा तभी हम जॉब पे सीधी ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगर हमारा एक पैरेलल ब्लॉक का साइज 10 mm है और दूसरे का 8 mm है तो 2 mm का कहीं ना कहीं टेपर होगा और हमारा ड्रिल क्या होगा तो ड्रिल कुछ ना कुछ टेपर हो जाएगा। तो इसीलिए हमको पैरेलल ब्लॉक का उपयोग करना चाहिए कहाँ, तो जहाँ पे हमको पैरेलली काम करना है, समांतर काम करना है, सीधी काम करना है, ठीक है। तो ये हमारा पैरेलल ब्लॉक होता है और पैरेलल ब्लॉक क्या होता है तो दो सेट में पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है ए और बी होता है, जिसमें कि एक पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों आपस में बराबर होते हैं। उसका दूसरा है टेनोन पैरेलल ब्लॉक। टेनोन पैरेलल ब्लॉक क्या होता है तो जिसमें क्या होता है कि टेपर में कटा होता है, जो कि आपको एक साइड पे कहीं ना कहीं ड्रिलिंग में टेपर काटना हो तो उस जगह पे टेपर का उपयोग करना होता है। उसके बाद एंगुलर पैरेलल ब्लॉक क्या होता है तो एंगुलर पैरेलल ब्लॉक होता है कि जिसको हम एंगल पे सेट कर सकें तो वो एंगुलर पैरेलल ब्लॉक होता है। उसके बाद आपको एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया कि एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। इस पैरेलल ब्लॉक का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो अगर मान के चले कि हमको क्या करना है कि हमको अगर कोई जॉब है, ये हमारा जॉब है और इस जॉब को क्या करना है तो इस जॉब पे कहीं ना कहीं सीधी क्या करनी है ड्रिलिंग करनी है। और ड्रिलिंग करने के लिए हमको हाइट क्या करनी है तो हाइट को हमको कहीं कम रखना है। तो हम इसको क्या करेंगे पीछे ले आएंगे, तो पीछे क्या होगा तो ये वाली बड़ी फेस जो है, ये बड़ी फेस हमारे क्या होगी तो छोटे फेस से मैच कर जाएगी, तो हमारा साइज क्या होगा तो कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। और अगर हमको बड़ी फेस बनानी है तो क्या करेंगे, इसको स्लाइड करके आगे ले जाएंगे, तो ये बड़ी फेस और ये बड़ी फेस मिलकर क्या करेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े फेस का निर्माण करेगी। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का फ़ायदा क्या हमारे पास कि अगर हमको जॉब को क्या करना है तो अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट करना है तो हम लोग आसानी से इसको एडजस्ट करके आसानी से काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक बोला जाता है। तो ये हमारा पिक्चर में भी दिया गया है और हमसे पूछा भी गया है कि इस एडजस्टेबल ब्लॉक इसका क्या नाम है, तो इसका नाम क्या होता है तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में तो ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक समायोजन समांतर ब्लॉक, जिसको हम एडजस्ट करके अपनी हाइट को क्या कर सकते हैं तो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए ब्लॉक। अब आपको पूछा गया ग्रेड ए भी ब्लॉक का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्रेड ए भी ब्लॉक का निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। आपको पिक्चर कहीं ना कहीं आपके PDF में नहीं दिए गए, लेकिन मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे एक पिक्चर लेकर आया जो कि आपको भी ब्लॉक का पिक्चर है, जिसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले आपको भी ब्लॉक के बारे में समझा देता हूँ, फिर जाके ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप जो ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है भी ब्लॉक है। अब भी ब्लॉक क्या होता है तो भी ब्लॉक अपने शेप के अकॉर्डिंग क्या होता है तो अलग अलग शेप में पाए जाते हैं। अब आपको समझना क्या है तो आपको समझना है कि ये जो हमारा है ये हमारा क्या है ग्रूव कटा हुआ है, क्या है स्ट्रेट में ये हमारा ग्रूव कटा हुआ है, जबकि ये जो भी शेप में कटा हुआ है इसे हम लोग क्या कहते हैं तो लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। जो ये हमारा भी शेप का होता है इसे हम लेवल बोलते हैं, और ये जो हमारा स्लॉट कटा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं तो इसे हम लोग ग्रूव बोलते हैं। तो ग्रूव और लेवल के अकॉर्डिंग हमारा जो है शेप कहीं ना कहीं चेंज होते रहता है। अब मान के चले कि ये हमारा क्या है, एक हमारा भी ब्लॉक है जिसमें क्या होता है तो एक हमारा क्या है लेवल है और एक हमारा क्या है ग्रूव कटा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो एक लेवल और एक ग्रूव, तो इसे हम बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप भी ब्लॉक, ठीक है। अब इसी में क्या होगा दूसरा ग्रुप कटा हुआ होगा तो उसे बोलेंगे सिंगल लेवल डबल भी ग्रुप, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चले कि इसी में दूसरा भी लेवल कटा होगा तो डबल लेवल डबल ग्रुप भी ब्लॉक। तो
तो इस तरीके से हमारा शेप के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं ये 5 से 6 प्रकार में पाए जाते हैं। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, उसका डबल लेवल डबल ग्रुप वी ब्लॉक। अब ग्रुप किसे कहते हैं और लेवल किसे कहते हैं तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद आगे आपको बताने की कोशिश करते हैं वी ब्लॉक का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, वी ब्लॉक का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये बात आपको कहीं ना कहीं जान लेनी चाहिए। इसके लिए मैं बता दूं कि ये आप देख रहे हैं इस पे एक क्लैंप लगा हुआ है। इस क्लैंप को हम लोग बोलते हैं यू क्लैंप। क्या बोलते हैं? यू क्लैंप, जिसमें एक नरलेट नट लगा हुआ है, जिसकी मदद से क्या करते हैं तो हम लोग जॉब को टाइट करते हैं। तो जॉब किस जॉब को टाइट करेंगे तो अगर हमारा कोई राउंड जॉब है, क्या है राउंड जॉब है, और राउंड जॉब पे हमको क्या करना है मार्किंग करना है, तो इसको हम एंगल प्लेट की मदद से या तो किसी अन्य चीज़ की मदद से अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं, मार्किंग करते हैं, तो वो स्लिप कर जाएगा, दिक्कत करेगी। तो हम लोग वी ब्लॉक के ये लेवल जो है, इस लेवल में हम क्या करेंगे, इस राउंड बार को डाल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से हम डाल देंगे, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हेड फेस हो जाएगा। इस पर हम लोग आसानी से मार्क कर लेंगे। ये हमारा क्लैंप जो है, इस नरलेट हेड की मदद से इसे हम क्लैंप कर देंगे ताकि हम आसानी से इस पर मार्किंग कर सकें। तो ये अलग अलग शेप में भी पाए जाते हैं, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं तो हम लोग राउंड जॉब पे मार्किंग करने के लिए वी ब्लॉक का उपयोग करते हैं। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, सिंगल लेवल डबल ग्रुप, डबल लेवल डबल ग्रुप, और डबल लेवल सिंगल ग्रुप, इस प्रकार के हमारे वी ब्लॉक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो होता है वो ग्रेड के अनुसार भी पाया जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ग्रेड ए के ब्लॉक का मटेरियल क्या होता है। तो हम अकॉर्डिंग टू ग्रेड भी आपको पहले बता दें कि ग्रेड के हिसाब से क्या होता है। ग्रेड के हिसाब से आपको दो प्रकार के कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए की साइज जो होती है वो होती है 100 mm, और ग्रेड बी की साइज जो होती है वो होती है 300 mm। अब ग्रेड ए का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है तो हाई ग्रेड स्टील होता है। हाई ग्रेड स्टील बोलिए या तो हाई क्वालिटी स्टील बोल सकते हैं। और ग्रेड बी जो होता है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। ग्रेड बी जो होता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। इसके बाद लंबाई भी मैंने बता दिया कि ग्रेड ए की लंबाई 100 mm होती है, और बी की लंबाई कितनी होती है तो 300 mm होती है। तो ये आपके वी ब्लॉक से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये दो प्रकार के ग्रेड में पाए जाते हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड। ए का लंबाई 100 mm, बी का लंबाई 300 mm। ए जो बना होता है वो हाई ग्रेड स्टील का, और बी जो बना होता है वो क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना होता है। तो आपसे पूछा गया ग्रेड ए के बारे में, तो ग्रेड ए के बारे में आपको बताना है कि वो किस मटेरियल का बना होता है। वो बना होता है हाई क्वालिटी स्टील, मतलब कि हाई ग्रेन स्टील का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हम लोग को, विच चीजल इज यूज फॉर रिमूविंग मटेरियल्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द कीवेज। मतलब कि कीवेज मार्क के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। अब कीवेज मतलब कि अगर हमने कोई मटेरियल को क्या किया, इस तरीके से कहीं ना कहीं वेल्ड किया है, और इसमें क्या है कॉर्नर पे क्या है तो हमारा कहीं ना कहीं इसमें मटेरियल जाम हो गया है, बचा हुआ है, तो उसको हम हटाने के लिए किस चीजल का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया। तो हमने आपको पिछले क्लास में चीजल के बारे में सारे क्वेश्चन को डिटेल में आपको कौन सी चीजल किस काम में उपयोग किए जाते हैं सभी बताया था। तो आप लोग प्रीवियस क्लास अगर नहीं किए हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उस क्लास को जरूर कर लेंगे ताकि आपको चीजल से रिलेटेड सभी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे हम आपको इस क्वेश्चन में भी थोड़ी बता देते हैं कि हमारा फ्लैट चीजल बोला गया, तो फ्लैट चीजल हमारा ये देखने को मिल रहा है। फ्लैट चीजल का काम क्या होता है तो फ्लैट चीजल के बारे में मैं बता दूं आपको, इसका एंगल जो होता है वो होता है 35 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के बीच में होता है, और उसकी फेस की चौड़ाई जो होती है वो 16 से 32 mm होती है। और उपयोग कहाँ किया जाता है तो कोई भी मटेरियल होता है और मटेरियल के ऊपर में जो बर्ड्स बचे होते हैं उसकी चीपिंग करने के लिए इसका उपयोग कहीं ना कहीं किया जाता है, फ्लैट चीजल का उपयोग। ठीक है, तो हमने फ्लैट चीजल के बारे में आपको बता दिया कि इसकी एंगल 35 से 70 डिग्री होती है, और फेस की चौड़ाई कितनी होती है तो वो होती है 16 से 32 mm, और चीपिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आपको बोला गया डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल कहाँ है तो ये आपको डायमंड पॉइंट चीजल देखने को मिल जाएगा। डायमंड पॉइंट चीजल का क्या होता है तो डायमंड पॉइंट चीजल में इसकी एंगल जो होती है वो होती है 60 डिग्री, और इसके फेस की जो चौड़ाई होती है 6 mm से लेकर 16 mm के बीच में कहीं ना कहीं पाया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है तो ज्वाइंट मटेरियल जो होता है, जिस मटेरियल का हम लोग उपयोग करते हैं ज्वाइंट करते हैं, इसके बीच में अगर मटेरियल बच जाते हैं तो उसकी चीपिंग करने के लिए, उसके बीच से वो बर्ड्स हटाने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये क्या होता है तो ये आसानी से इसके पॉइंट उसके कॉर्नर तक पहुंच जाता है, जिससे हम आसानी से कहीं ना कहीं मटेरियल को रिमूव कर पाते हैं। तो इसीलिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर भी आपका हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीजल, जो कि आपको टिक कर लेना है। बाकी हम आगे के ऑप्शन को भी दिखा देते हैं। आपको बोला गया क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल क्या होता है तो ये आपको क्रॉस कट चीजल देखने को मिल जाएगा, जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो क्रॉस कट चीजल का उपयोग हम लोग करते हैं चाबी घाट को काटने के लिए। क्या करते हैं चाबी घाट को काटने के लिए करते हैं। इसके अलावा बता दें आपको
कि इसकी भी एंगल जो होती है वो 35 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होती है, जो कि फ्लैट चीजल के एंगल के अकॉर्डिंग होती है। लेकिन इसकी फेस की चौड़ाई जो होती है वो फ्लैट चीजल से कम होती है। फ्लैट चीजल की होती थी कितनी, तो वो होती थी आपको 16 से 32, और इसका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 mm से लेकर कहीं ना कहीं 12 mm के बीच में इसका फ्लैट चीजल क्रॉस कट चीजल का क्या होता है, तो ये फेस की चौड़ाई इतनी होती है। ठीक है, और ये जो होता है हमारे फ्लैट चीजल के अकॉर्डिंग इसमें कम चौड़ाई होती है, और इसकी मोटाई जो होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटाई क्या है, तो मोटाई इसकी अपेक्षा ज़्यादा है। तो ये हमारे क्रॉस कट चीजल के बारे में था, जो कि हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब बाकी की बात को बता दें, बाकी की चीज़ समझा दें। अगला बोला गया हाफ राउंड चीजल, तो हाफ राउंड चीजल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि हाफ राउंड चीजल में क्या है कि आगे से पॉइंट क्या है, थोड़ा राउंड में कहीं ना कहीं कटा हुआ है। राउंड में कटे होने की वजह से इसे हाफ राउंड चीजल बोलते हैं, और इसे ऑयल ग्रुप्स काटने के में उपयोग किया जाता है। हाफ राउंड चीजल की बात करें तो इसका एंगल जो होता है वो होता है 35 डिग्री से कितना 45 डिग्री के बीच में होता है, और इसकी फेस की चौड़ाई जो होती है वो होती है 2 mm से 16 mm के बीच में कहीं ना कहीं इसकी फेस की चौड़ाई होती है। ठीक है, तो हाफ राउंड चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए करते हैं, और इसकी एंगल की जो होती है वो 35 से 45 होती है, और फेस की चौड़ाई 2 से 16 mm तक होती है। तो आपसे पूछा क्या गया था, ये भी आप फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आपसे पूछा गया था कुंजी मार के कोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए, मतलब कि किसी भी ज्वाइंट के बीच से पदार्थ को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उसके लिए उपयोग करते हैं डायमंड पॉइंट चीजल का। ठीक है, तो डायमंड पॉइंट चीजल हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, विच फाइल इज हैविंग रो ऑफ टीथ कट ऑन वन डायरेक्शन, मतलब किस फाइल में एक ही दिशा में दांतें कटी होती है। ये बात भी हमने आपको पीछे की क्लास में समझाया था। इस क्लास के लिए भी आपको अगर डिटेल में समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा आ रहा है, तो हम आपको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी थोड़ी बात नहीं बताएंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है तो आप प्रीवियस क्लास को जरूर देखें, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन के सभी ऑप्शंस को डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, कि उससे जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पीछे मैंने आपको डिटेल में समझाया, आप पीछे की क्लास से समझ लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना होगी। ऑप्शन में देखते हैं सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल क्या होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंगल कट फाइल है। सिंगल कट फाइल का क्या काम होता है, तो सिंगल कट फाइल में एक ही और दांतें कटी होती है, और इसका एंगल जो होता है हमारा कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसके अलावा इसका उपयोग जो किया जाता है वो सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करने के लिए, सॉफ्ट मटेरियल का काटने के लिए हम सिंगल कट फाइल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा जो ऑप्शन बताया गया उस ऑप्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है कर्व कट फाइल। कर्व कट फाइल क्या होता है, तो इसे हम विक्सन फाइल के भी नाम से जानते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, इसकी दांतें जो है कर्व में कटी हुई होती है, और जिसकी वजह से क्या करते हैं, तो हम लोग इसका उपयोग सॉफ्ट मटेरियल को काटने में कहीं ना कहीं ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम क्या है, तो विक्सन फाइल होता है, जो कि हमने आपको बता दिया है, और इसकी दांतें जो होती है कर्व में कटी होती है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप लोग प्रीवियस क्लास को भी जरूर देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया आपको सेकंड कट फाइल। सेकंड कट फाइल क्या होता है, तो ये हमारे जो होते हैं दांतों के अनुसार कटा होता है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या बताया था कि हमारे फाइल का जो डिवाइडेशन किया गया है वो 4 प्रकार से किया गया है, अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू साइज, अकॉर्डिंग टू टीथ और अकॉर्डिंग टू ग्रेड। ये 4 प्रकार से हमारे फाइल का क्या किया गया, डिवाइडेशन किया गया, और इस डिवाइडेशन के अनुसार हमारे टीथ के अनुसार जो होते हैं फाइल पाए जाते हैं। और सेकंड कट फाइल जो होता है हमारा वही तीथ के अनुसार होता है। ठीक है, अब तीथ के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे फाइल में क्या होगा, फाइल में अगर मान लेते कि अगर हम फाइल में अगर हमारा 8 दांतें कटा हुआ है, क्या है 1 सेंटीमीटर में 8 दांत कटा हुआ, कितना में 1 सेंटीमीटर में, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रफ फाइल। क्या बोलेंगे, रफ फाइल बोलेंगे। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे कि अगर 8 दांतें कटी हुई है तो हम लोग उसे रफ फाइल बोलेंगे। अगर वही 1 सेंटीमीटर में आपको 12 दांतें कटी हुई देखने को मिल जाती है तो उसे हम लोग बास्टेड फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बास्टेड फाइल बोलते हैं। आप लोग इसे अपने नोट्स बुक में अच्छे तरीके से नोट करेंगे, क्योंकि मैं ऑन द मोबाइल स्क्रीन पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमें थोड़ी लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। तो आप लोग मैं जो बोल रहा हूँ इस बात को कहीं ना कहीं अपने कॉपी पे नोट करें, ताकि आपको तकलीफ ना हो। तो अगर 12 दांतें कटे होंगे उसे क्या बोलेंगे, तो बास्टेड फाइल बोलेंगे। और हम बता दें कि रफ फाइल का उपयोग हम लोग सॉफ्ट मटेरियल के काटने के लिए करते हैं, और बास्टेड फाइल का उपयोग जो करते हैं वो सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल दोनों को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है कि अगर आपका 1 सेंटीमीटर में क्या किया गया, 1 सेंटीमीटर में कहीं ना कहीं
16 दांतें कटी हुई हो, 16 दांतें 1 सेंटीमीटर में कटी हुई हो, तो उसे हम लोग सेकेंड कट फाइल बोलेंगे। और सेकेंड कट फाइल का उपयोग कहाँ करते हैं, तो हार्ड मटेरियल को काटने के लिए उपयोग करते हैं। हार्ड मटेरियल को काटने के लिए। इसके अलावा सेकेंड कट फाइल जो होता है वो हमारे कम मटेरियल को काटता है, मतलब कि ये फिनिश काम को भी करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारे अकॉर्डिंग टू तिथ थे, जो कि हमने आपको सेकेंड कट फाइल के बारे में बता दिया। अब आपको अगला ऑप्शन देख लेना, डबल कट फाइल क्या होता है। तो डबल कट फाइल होता है कि अगर हमारे फाइल में एक तरफ तो तीत कटी ही होती है और इसके ऊपर दूसरी तरफ भी अगर तीत को काट दिया जाए तो ये हमारा डबल कट होता है, मतलब कि एक ही फाइल पे दो प्रकार के तीत कटे होते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज ये होता है कि ये अच्छे तरीके से स्मूथ करके हमारे मटेरियल को काटने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि अगर हमारा जो फाइल है इसमें दो दांतें कटी हुई है, इसे दो दांतों में पहला दांत जो होता है इसे हम लोग कहते हैं ओवर कट। क्या बोलते हैं, ओवर कट। और इसकी एंगल कितनी होती है, तो वो होती है 70 डिग्री। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और उसके बाद दूसरा जो कट होता है इसे बोलते हैं हम लोग अप कट। क्या बोलते हैं, अप कट बोलते हैं। और अप कट की एंगल कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 51 डिग्री। इस बात को भी आपको याद रखना है कि ये हमारे दो प्रकार से इस पे दांतें कटी होती है। एक का नाम होता है ओवर कट जिसका एंगल 70 डिग्री, और दूसरा होता है अप कट जिसका एंगल 51 डिग्री कहीं ना कहीं होता है। तो ये हमारा डबल कट फाइल होता है। आपसे पूछा क्या गया था, अब इस बात को आप जानिए कि किस फाइल में दिशा में एक ही दांतें कटी होती है, मतलब कि एक ही दिशा में दांतें कटी होती है। तो वो आपको ऑप्शन के हिसाब से आसानी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको टिक करके दे देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वो होती है सिंगल कट फाइल की। सिंगल कट फाइल में क्या होगी, तो सिंगल कट फाइल में हमारे एक ही और कहीं ना कहीं दांतें कटी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, विच फाइल इज यूज फॉर फाइलिंग वुड एंड लेदर। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है, ये आपसे कहीं ना कहीं यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पे पिक्चर्स मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आप इस बात को भूलते हैं तो ये आपकी कहीं ना कहीं गलती होगी। हम आपको ऑप्शन के हिसाब से समझा दें कि हैंड फाइल क्या होता है। तो हैंड फाइल जो होता है ये आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिलेगा कि आप ये देख सकते हैं कि हैंड फाइल में आपका पूरा जो लेंथ होगा वो पूरे लेंथ में क्या होगा, तो पूरा लेंथ आपका कहीं ना कहीं समांतर होगा। क्या होगा, ये पूरी लेंथ में चौड़ाई जो होगी वो समांतर होगी। इसके फेस पर क्या होगी, तो डबल टीथ कटी होती है। क्या होती है, तो डबल टीथ कटी होती है, जो कि एक टीथ जो होती है वो ओवर कट होती है, दूसरा अप कट होती है। ये भी आपने आपको बता दिया। और इसकी एक एज पर क्या होती है कि जैसे कि ये आपका फाइल है, तो इस फाइल पर क्या होगा, ये अगर आपका फाइल और फाइल का ये एज होगा तो इस एज पर क्या होता है, तो दांतें नहीं कटी होती है, जिससे इसको हम सेफ एज फाइल भी बोलते हैं। सेफ एज फाइल क्यों बोलते हैं, कि इसकी एक फेस पे कहीं ना कहीं टीथ नहीं कटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा जॉब है और जॉब में क्या करना है, तो हमको यहाँ के फेस पे कहीं ना कहीं फाइलिंग करनी है। और इस फेस को हम फिनिश कर चुके हैं और इसमें हमको फाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, बस इस फेस पे कहीं ना कहीं हमको नीचे फाइलिंग की ज़रूरत है, इस फेस पे। ठीक है, तो इस साइड में हम क्या करेंगे, इसकी एज को रख देंगे ताकि हमारा क्या इसमें कोई घर्षण ना हो और ये हमारा फेस खराब ना हो। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है आपको उसको समझाने की कोशिश करते हैं हम। बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल क्या होता है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। हमने बताया कि अभी कुछ देर पहले ही बताया कि बास्टर्ड फाइल जो होता है, कुछ फाइलें हमारे अकॉर्डिंग टू तिथ कटे होते हैं। अकॉर्डिंग टू तिथ हमारे फाइल का क्या किया गया, बंटवारा किया गया है। तो उसी के तहत हमारा एक बास्टर्ड फाइल आता है। बास्टर्ड फाइल में क्या होता है कि हमारे दांतें जो होती है 1 सेंटीमीटर में क्या होगी, ये जो हमारा फेस है इसके 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 8 दांतें कटी होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, तो हम रफ फाइल बोलेंगे। अगर हमारा इसी पे क्या होगा, तो 12 दांतें कटी होगी तो हम उसे बास्टर्ड फाइल बोलेंगे। ठीक है, और अगर इसी 1 सेंटीमीटर में कितना दांत कटा होगा, 16 दांत कटा होगा, तो उसे हम सेकेंड कट फाइल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेकेंड कट फाइल बोलेंगे। तो आपका ये जो बास्टर्ड फाइल होता है वो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू आपका टीथ कटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको ये बात समझा दें कि बास्टर्ड फाइल अकॉर्डिंग टू टीथ होता है, जिसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो सॉफ्ट और हार्ड मटेरियल को काटने के लिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद रैप्स कट फाइल के बारे में जान लेते हैं कि रैप्स कट फाइल क्या होता है। ये हमारा कहीं ना कहीं रैप्स कट फाइल देखने को मिल रहा है। अब इस फाइल में क्या होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये पंच के अकॉर्डिंग से मार्क किया हुआ है।
इसकी तीत जो होती है वो पंचिंग करके कहीं ना कहीं बनाई जाती है। ये एक दूसरे से कहीं ना कहीं समांतर नहीं होती है, एक दूसरे से किसी भी तरीके से हट हट के रहती है। और इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग सॉफ्ट मटेरियल के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सॉफ्ट मटेरियल के लिए। जैसे कि हम लोग लकड़ी पे इसका उपयोग कर सकते हैं, एल्युमिनियम पे कर सकते हैं, चमड़े पे कर सकते हैं, लेदर पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत सारे सॉफ्ट मटेरियल पे भी इसका उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादातर इसका उपयोग आपको पंचर बनाने वाले दुकान पे कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा। लेकिन अब के समय में तो कहीं ना कहीं पंचर बनाने वाला सिस्टम भी हटा दिया गया है। अब क्या होता है, ट्यूबलेस टायर आने लगा है जिसमें कि पंचर की कोई टेंशन ही नहीं होती है। तो ये अब कहीं ना कहीं वहाँ भी देखने को ना मिले, लेकिन पंचर बनाने वाले लोग इसको कहीं ना कहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें पंचिंग से इसका तीत बना होता है जो कि आपको उभार करके बनाया जाता है, जो कि सॉफ्ट मटेरियल के फाइलिंग में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो दिया गया सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल क्या होता है उसको हम समझा देते हैं आपको। ये जो होता है हमारा, इसका एंगल होता है 60 डिग्री। कितना होता है सिंगल कट फाइल का, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी एक ही फेस में एक ही और कहीं ना कहीं एंगल में दांत कटी हुई है, और जिसका एंगल कितना होता है तो 60 डिग्री एंगल होता है। और इसका उपयोग हम लोग सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए करते हैं। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि आप लोग जैसे कास्ट आयरन हो गया, इस तरीके के एल्युमिनियम हो गए, उसको काटने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं सिंगल कट फाइल का। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया था, तो लकड़ी के लिए, उसके बाद चमड़े के लिए फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो आपको हमने अभी बताया कि आपका वो फाइल क्या होता है, तो वो होता है रैप्स कट फाइल। रैप्स कट फाइल में क्या होता है, तो आपको बताया मैंने कि ये पंचिंग करके उभार करके इस पर तीत बनाया जाता है, जिसका उपयोग सॉफ्ट मटेरियल को काटने के लिए करते हैं। और लकड़ी पे, चमड़े पे या तो एल्युमिनियम पे इसका उपयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रैप्स कट फाइल। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे साथियों, आज के क्लास का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को लास्ट में जाते जाते शेयर कर दीजिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग 80 नंबर क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेंगे, देख लेंगे, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। वाई द कटिंग फेस ऑन फाइल्स आर साइडली ब्लिंग ऑन द लेथ वाइज। क्यों फाइल की कटिंग फेसेस की लंबाई को थोड़ा साइड से बेवल कर दिया जाता है। समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके हाथों में फाइल हो तो समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है, एक फाइल है जिसको मैं आपको बनाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, इधर हैंडल लगा हुआ है और इसके फेस को क्या किया जाता है, तो इस बीच के भाग को थोड़ा उभार दिया जाता है और ये दोनों साइड को क्या किया जाता है, थोड़ा अंदर की ओर धसा दिया जाता है। मतलब कि इस तरीके से कर्व टाइप में बनाया जाता है। ऐसा बेवल क्यों किया जाता है, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आपको बता दूं कि आपका जो ये फाइल है, हमारा फाइल है, इस पर क्या होगा, तीत कटे होंगे, डबल कट तीत कटे होंगे। और क्या होगा, जब हम इस पर फाइलिंग का काम करेंगे, किसी भी सरफेस को फाइलिंग करेंगे, तो क्या होगा कि हमारे फाइल का सरफेस पूरी तरह से जॉब के कहीं ना कहीं टच में आएगा। और जॉब के पूरी तरह से टच में आएगा तो क्या होगा, हमको कहीं ना कहीं पूरे तीत को अगर हमको आगे घसकाना है, पीछे करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको कहीं ना कहीं ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा बल लगाने से हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए इसे थोड़ा बीच से क्या किया जाता है, तो कर्व कर दिया जाता है, ताकि हमारा सारा फेस टच में ना आके कुछ ही फेस टच में आए और हम आसानी से फाइलिंग को कर सकें। इसके अलावा दूसरा भी एक काम होता है कि जब हार्ड और टेम्पर्ड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये फाइल है और फाइल को क्या करते हैं, तो हम हार्ड और टेम्पर करते हैं। तो हार्ड और टेम्पर करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, तो पहले इसको गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, तो इसे कूलेंट में डाल के टेम्पर करने की कोशिश करते हैं। और टेम्पर कैसे किया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा गया कि हम लोग जो फाइल को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, तो उसमें टेम्परिंग प्रक्रिया में हम लोग फाइल को टेम्पर किस प्रकार से करते हैं, तो वो हम लोग करते हैं वर्टिकली। क्या करते हैं, वर्टिकली आप लोग कहीं ना कहीं इस फाइल को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। ये मैंने आपको अलग से ये क्वेश्चन समझा दिया। ठीक है, वर्टिकली या तो आप खड़ी अवस्था में भी बोल सकते हैं कि हम लोग खड़ी अवस्था में कहीं ना कहीं इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। बता रहा था कि आपको हार्ड एंड टेम्पर करने के समय अगर इसको कर्व नहीं रखेंगे, थोड़ा इसमें बेवल नहीं बना के रखेंगे, तो अगर हम उसको टेम्पर करेंगे तो ये क्या होगा, टेढ़ा होने का डर ज़्यादा बना रहेगा। ठीक है, क्या होगा, टेढ़ा होने का ज़्यादा डर बना रहेगा, इसीलिए इसे बेवल किया जाता है। तो आपको अब ऑप्शन पढ़ने से समझ में आएगा कि वर्क पीस पर उचित पकड़ बनाने के लिए, या तो फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसानी से करने के लिए, उसके बाद फाइल फेस और वर्क पीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, और फाइलिंग करते समय वर्क पीस को अधिक दबाव से सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर जो होगा हमारा, फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि अगर मैं एक जॉब पे फाइलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ और उस पर क्या होगा कि ये मेरा फाइल है मान लीजिए, और ये फाइल क्या है कि ये फाइल अगर पूरी चौड़ाई में क्या होगी, तांते कटी होंगी और वो जॉब के टच में आएगा, तो दिक्कत क्या होगी कि हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा बल लगाने की वजह से ज़्यादा
हमारा एनर्जी खर्च होगा। लेकिन अगर हम लोग इसको वेबल कर देते तो हमको थोड़ी कम एनर्जी लगानी पड़ेगी और हम लोग आसानी से इसको कहीं ना कहीं फाइलिंग कर सकते हैं। तो फाइलिंग को आसान बनाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो ये प्यारे साथियों हमारे आज का क्वेश्चन था, जो कि हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कशन किया। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में होगा, अच्छा लगा होगा, क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपने दोस्तों में आप इस क्लास को शेयर कर दें ताकि जिन्होंने इस क्लास को नहीं देखा है वो भी इस क्लास का बेनिफिट ले सकें। और आशा करते हैं कि आप लोग रेगुलरली इसी तरीके से क्लास में बने रहेंगे और हमारा सपोर्ट करते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हम जब भी क्लास पे लाइव आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एक प्यारा सा कमेंट भी करना है, उसका लाइक बटन को दबा के एक कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देंगे और उसके बाद हमें इजाज़त देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।